नमस्कार सभी को, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई सीरीज़ को लेकर आए हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और ये आज हमारी पहली क्लास है, तो आप हम लोगों के साथ जो है इस सीरीज़ में जुड़े रहिए, ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, देखिए। इतिवृत्त इतिवृत्त और आलोचना के संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? देखिए, प्रश्न में ही हमारे पास उत्तर छुपा हुआ है। ये जो है हमारे पास ये प्रश्न पूछा गया था यूपी पीजीटी में। यूपी पीजीटी में 2021 में पूछा गया ये वाला प्रश्न है। और यहाँ पर जो है पूछा गया है कि कौन-सा है जो इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारा रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो जो है सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। आइए हम थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वो इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। अब आप लोगों को पता ही है कि आदिकाल हमारा सबसे हिंदी साहित्य का सबसे पहला काल है। और इस काल को जो है सबसे विवादित काल है ये, क्योंकि इसमें जो है नाम अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने मतानुसार जो है अलग-अलग नाम दिए हैं आदिकाल को। तो यहाँ पर कहा गया है कि आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है? तो अगर हम इन ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। साथ ही साथ देखो, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने तो दिया ही था, उसके साथ-साथ जो है आदिकाल को आधार काल नाम जो है हमारे सुमन राजे ने भी दिया है। तो दोनों को भी याद रखना है, आधार काल सुमन राजे भी और मोहन अवस्थी भी, ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा हम थोड़ा बहुत और देख लेते हैं कि आदिकाल को और क्या-क्या नाम दिए हैं। जैसे कि चारण काल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया हुआ है, बीजोपन काल कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। वीर गाथा काल तो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है आदिकाल को नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वीर काल दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, यहाँ पर है वीर गाथा काल, वो है हमारे पास रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है जी। संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने दिया है। अगर देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है, सिंपल चारण काल पूछा जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास जॉर्ज ग्रियर्सन। हाँ, अगर पूछा जाएगा संधि काल और चारण काल, वो है हमारे पास रामकुमार वर्मा। बाकी ऑप्शन के हिसाब से जिस तरीके से होता है वो हमने देखना होता है, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो ये हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि सबसे पहले तो आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका से प्रकाशित हुआ था, ठीक है जी। परंतु उस टाइम पे इसका क्या नाम था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, या फिर हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का विकास इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहाँ-कहाँ पर कई-कई बार जो है ये वाला प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किसका है? ये हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है, जो कि 1940 में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी साहित्य का जो अतीत था हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ, वो है हमारे पास किसका? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का, ठीक है जी। चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो इनमें से हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है जी। तो अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये हमारे गिलक्राइस्ट जी ही बने थे। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है हम लोगों से, तो देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारे पास एक तो बूंदी बारिश है, एक भारत विनय, पुष्पांजलि और पृथ्वी कल्प। देखिए जी, तो हमारे पास मिश्र बंधु की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो जो हमारे पास बूंदी बारिश है वो भी है। ठीक है जी, ये तो है। भारत विनय भी है, पुष्पांजलि भी है। नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी कल्प। क्यों? पृथ्वी कल्प जो है हमारी किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर जी की है। ठीक है जी, गिरिजा कुमार माथुर जी की पृथ्वी कल्प रचना है। बाकी जो हमारे पास हो जाएगी वो मिश्र बंधु की हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम और जान लेते हैं। देखिए कि पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। ठीक है जी, पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले आदि माथुर जी की ये क्या है? हमारे पास कृतियां हैं। गिरिजा कुमार माथुर जो है तार सप्तक, ठीक है जी, तार सप्तक जो कि हमारे पास कब प्रकाशित हुआ था? 1943 में। किसने करवाया था? इसके संपादक कौन थे? तार सप्तक के अज्ञे जी थे। ठीक है जी, उसके प्रमुख कवि है हमारे पास। और भारत विनय ये पद्य रचना है। बूंदी बारिश भी पद्य है, पुष्पांजलि गद्य और पद्य दोनों ही है ये। ठीक है, इसके जो लेखक है, और एक हमारे पास नेत्रोन्मिलन है, ये भी किसकी है? मिश्र बंधु की ही रचनाएं हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों ने देखी होगी, हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद, ये भी किसकी है? मिश्र बंधु की ही है। और मिश्र बंधु विनोद किसने? 4 भागों में है, जिसमें जो प्रथम 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हुए थे, और जो एक जो अंतिम चतुर्थ भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या है? लगभग 5000 कवियों का जो है जीवन वृत्त संग्रह हमें देखने को मिलता है, या लेखकों का परिचय। ठीक है, कितने? लगभग 5000 के करीब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका केन विशेषांक के रूप में, पत्रिका की विशेषांक के रूप में निकलने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो देखिए किसमें? एशियाटिक, सिंपल से आपको प्रश्न पूछा जाता है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है वहां से कौन सा ग्रंथ हमारे पास प्रकाशित हुआ था? कौन सा ऐसा इतिहास ग्रंथ है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुआ था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा? द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि हमारे पास ग्रियर्सन जी का। ठीक है जी, ग्रियर्सन का जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था वो जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका से जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक है जी, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ था वो था द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब? 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। इसमें कितने कवियों को स्थान दिया गया था? 952 कवियों को स्थान दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि जो हमारे किशोरी लाल गुप्त है, इन्होंने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से जो है हिंदी में अनुवाद किया था। कब? 1957 में। ठीक है जी, तो बस ये भी आप याद रखना, ये भी हमसे 2021 में ही पूछा गया था ये वाला प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो जो हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता है हमारे पास वो है महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है जी, तो हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता, ये किसकी रचना है हिंदी काव्य धारा? तो यह है राहुल सांकृत्यायन की रचना। यह एक इतिहास ग्रंथ है। और जो हमारे पास राहुल सांकृत्यायन जी की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख जो यात्रा साहित्य है, मेरी लद्दाख यात्रा हो गई, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, और रूस में 25 दिन, ये किसके हैं? ये राहुल सांकृत्यायन के यात्रा साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया हुआ है? तो ये जो प्रश्न था हमने अभी भी पीछे पढ़ा था, यहाँ पर बात हो रही है आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, संधिकाल और चारणकाल। तो ये कौन है हमारे पास? राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में, संधिकाल और चारणकाल नामक 2 भागों में बांटा था। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पर हम कि क्या है यहाँ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो वैज्ञानिक वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है, तो वो है हमारे पास कौन, गण एक मिनट, हाँ जी, गणपति चंद्र गुप्त जी, ठीक है। हाँ जी, गणपति चंद्र गुप्त जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के क्या है, लेखक हैं। इसके भी कितने हैं, 2 भाग है, ठीक है। इसके कितने हैं, 2 भाग है। 1965 में ये प्रकाशित हुआ था। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी हमारे पास ऑप्शन में था, तो जो रामस्वरूप चतुर्वेदी है उनका था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि 1986 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है जी। बाकी रामकुमार वर्मा का तो आपको पता ही है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, 1938 में प्रकाशित हुआ था। नामवर सिंह की बात करें हम तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से, जैसी जो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो किसकी है, नामवर सिंह की है। जॉर्ज ग्रेसन की बात करें तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जो है, इसे हम मानते हैं। इसमें ही जो हमारे पास ये सबसे पहले अगर कालक्रम की बात करें तो किसमें ध्यान दिया गया था, तो ये वैसे ध्यान तो हमारे पास वो तज़किरा-ए-शुराए हिंदी का जो मौलवी करीमुद्दीन जी का जो इतिहास ग्रंथ था 1848 में वो प्रकाशित हुआ था। ध्यान तो उसमें दिया गया था सबसे पहले कालक्रम का, परंतु अगर हम बात करें कि वैसे तो सबसे पहले कालक्रमानु का जो वर्गीकरण किया है वो ग्रियर्सन ने किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि हिंदी का वृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, ठीक है। तो जो हमारे पास हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है उसका जो प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ था, तो वो हुआ था हमारे पास नागरी प्रचारणी सभा से, ठीक है। काशी से जो हमारे पास आप बात करते हैं नागरी प्रचारणी सभा, काशी से जो है इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर और कितने खंडों में हुआ था, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है हम लोगों से, तो ये हुआ था 16 खंडों में। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन जो है 16 खंडों में हो चुका है। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने किया था। ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है, बिल्कुल किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। अब मिश्र बंधु है, मिश्र बंधु 3 भाई थे ये लोग, ठीक है, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा था जिसके 4 भाग थे और उसमें लगभग 5000, अगर हम पूरी बात करें जो ये मिश्र बंधु का जो इतिहास ग्रंथ था, पूरी बात करें कि कितने कवियों को स्थान दिया था इन्होंने अपने ग्रंथ में, तो 4591 कवियों को स्थान दिया हुआ था और लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया। तो ये कौन कौन थे, ये 3 भाई थे। तो सबसे पहले गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ठीक है। गणेश श्याम, हम देखते हैं गणेश श्याम और सुखदेव बिहारी जी कौन थे, ये मिश्र बंधु में आते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। चलिए अब थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, यहाँ पर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका जो संपादन किया था ये किया था डॉक्टर नगेंद्र ने, कब, 1973 में जो है इसका संपादन किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है, ये है नलिन विलोचन शर्मा जी। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक है सूर्यकांत शास्त्री जी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक है हमारे पास कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के हैं इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हमारे पास बच्चन सिंह का। राजस्थानी भाषा और साहित्य ये किसका है, डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया का है। तो ये हमने थोड़े बहुत इतिहास ग्रंथ देखे, आगे भी देख लेते हैं 2-4। देखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये हमने पढ़ लिया है गणपति चंद्रगुप्त का। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये है सुमन राजे का और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास ये है नीलाभ का, ठीक है जी। ये थोड़े बहुत हमारे पास इतिहास ग्रंथ है महत्वपूर्ण जो हमें देखने ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि एक मिनट, हाँ जी, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है। तो इसमें बताया गया कि जो अभी हमने पढ़ा था कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था, ये कितने खंडों में, 16 खंडों में ये प्रकाशित हुआ था। अब इसका जो प्रथम भाग था उसका नाम क्या है, वो किस शीर्षक से था, तो वो था हमारे पास हिंदी साहित्य की पीठिका के रूप में जो है ये था। और इसके जो संपादक थे वो थे हमारे पास राजबली पांडे जी, ठीक है। थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम इनके बारे में।
हाँ जी। नागरी पंचानी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के जो प्रथम भाग है वो क्या था? हिंदी साहित्य की पीठिका से था। नागरी पंचानी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित प्रकाशन केंद्र एक पूर्ण की गई है ये वाली जो हमारे पास ये है, ये कहाँ से हमारे पास है? काशी या फिर वाराणसी, ठीक है? अब ये क्या है 3 सबसे बड़ी योजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्व इसके प्रारंभिक एवं अंतिम 2 खंड जैसे पहला, दूसरा और 15 और 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। इसमें जो है जो बीच के जो 12 खंड है तीसरे से लेकर 14वीं तक वो इसमें क्या है हमारे पास हिंदी साहित्य के इतिहास निबंध है। अब इसके प्रथम भाग का जो शीर्षक है वो हिंदी साहित्य की पीठिका और द्वितीय भाग का नाम क्या है? हिंदी भाषा का विकास नाम से। अब अगर हम बात करें कि हिंदी साहित्य की पीठिका इसका संपादन किया था राजवल्ली पांडे ने और हिंदी भाषा का विकास इसका संपादन किया था धीरेन्द्र वर्मा ने, ठीक है जी। चलिए बस इतना इंपॉर्टेंट रखना है हमने कि क्या याद रखना है इसमें जो हमारे पास नागरी प्रचारणी सभा है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो है जो इसका पहला जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है उसका जो प्रथम भाग था वो क्या था? हिंदी साहित्य की पीठिका था। इसका जो संपादन किया था वो राजबली पांडे ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, इसमें ढूंढना है हमने असंगत विकल्प चुनिए। अगर हमने यहाँ पे असंगत विकल्प चुनना है, देखिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप लोगों को पता है कि ये बच्चन का अभी अभी हमने ये जाना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, यही गलत हो गया यहाँ पर। जहाँ पर भी 20वीं शताब्दी या हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है ये किसका हो जाएगा हमारे पास? नंद दुलारे बाजपेयी जी का हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये गलत है हमारे पास। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने बिल्कुल इसका संपादन किया हुआ है। हम वैसे तो हमारे पास शुक्ल जी का भी है परंतु जैसे रमाशंकर शुक्ल रसाल का भी आता है, ठीक है जी। वैसे तो अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की तो ये किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा हिंदी। चलिए हाँ जी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये किसका है? ये है हमारे पास नंद दुलारे, नंद दुलारे बाजपेयी जी का है, ठीक है जिसका राइट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर हम बात करें जो हमारे श्याम सुंदर दास जी है, ठीक है इनके इतिहास ग्रंथों की भी हम बात कर देते हैं। इनका है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी गोविंद रत्नमाला, ठीक है इन्होंने भी इतिहास ग्रंथ लिखे हुए हैं। हिंदी गोविंद रत्नमाला, जो हिंदी गोविंद रत्नमाला है वो 2 भागों में प्रकाशित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पर कि नंद दुलारे हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में प्रकाशित हुआ था और नंद दुलारे बाजपेयी जी की कृति है। और नंद दुलारे बाजपेयी जी की प्रमुख कृतियाँ जैसे कि जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास की काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है हमारे पास? तो यहाँ ऑप्शन है हमारे पास रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और राम कुमार वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये राइट आंसर है। ये कथन है, देखिए काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने, ये भी पूछा गया, ये भी जो भी हम यहाँ पर सारे प्रश्न ला रहे हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सारे ही प्रश्न हैं, ठीक है इसलिए ये ध्यान रखना है। ये पूछा गया था हमारे पास 2020 में, ये वाला प्रश्न आया था, थोड़ा डीपली है। 2020 में ये आया था, ये शायद आरपीएससी द्वारा ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था, ठीक है। चलिए थोड़े बहुत और कथन जान लेते हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी का कथन देख लेते हैं। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है, ठीक है जी। दूसरा कथन है हमारे पास कि काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए, ठीक है जी। ये भी हमारे पास किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है। इसके अलावा आ जाते हैं, युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है। कौन सा विवरण सही नहीं है? यहाँ पर भी नहीं की बात पूछ रहे हैं, ठीक है जी। चलो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है गार्सद तासी ने, ठीक है
आप लोग पहले थोड़ा खुद भी इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जैसे आप क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए, गार्सा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। देखिए ये वाला एक ये प्रश्न है हमारे पास। ऑप्शन है, शिव सिंह सेंगर ने लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन इतिहास ग्रंथ की हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया हुआ है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो देखिए सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो ये गार्सा द तासी है हमारे पास इतिहास ग्रंथ, वो जो है वर्ण क्रमानुसार लिखा गया है। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा है, तो इसलिए जो है हमारा पहला ही आंसर जो है ये गलत हो जाता है, क्योंकि इन्होंने काल क्रमानुसार नहीं लिखा है, वर्ण क्रमानुसार लिखा हुआ है। ठीक है जी, वर्णानुक्रमानुसार लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं आगे जाकर भी कि गार्सा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत हो जाएगा। गार्सा द तासी ने गार्सा द तासी का जो ग्रंथ था इस्तवार द ललित ऋतु हिंदुस्तानी, एक मिनट, चलिए, तो इनका जो ग्रंथ था हमारे पास इस्तवार द ललित ऋतु हिंदुस्तानी जो था, तो ये सबसे पहले लिखा गया था। ठीक है, इसमें क्या माना जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास ही गार्सा द तासी जी ने किया था, और ये क्या थे हमारे पास, एक फ्रेंच विद्वान थे। तो देख लेते हैं हम कि गार्सा द तासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी तथा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका जो पहला संस्करण है वो 2 भागों में, एक तो 1839 तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ था। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर हमसे नहीं प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बाकी हम ऑप्शन सेकंड की बात करें, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित शिव सिंह सरोज 1838, लगभग आप कह सकते हैं 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसकी जैसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, ठीक है, इसके उत्तरार्ध में 838 और पूर्वार्ध में 1003 कवि थे, जो कि हमारे पास शिव सिंह सेंगर जी के थे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है, किसका कथन है, ये कथन है हमारे पास। ये कथन भी कई बार हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है, यह युक्ति किसकी है। तो देख लेते हैं हम ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, या फिर हमारे पास आएंगे हजारी प्रसाद, एक मिनट, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम कुमार वर्मा। तो ठीक है जी, राम कुमार वर्मा का ये कथन है, तो ये कथन है, याद रखना है आपको। ये भी आरपीएससी में पूछे गए थे, जो आरपीएससी में पूछे जाते हैं ना वो थोड़े डीपली डीपली प्रश्न हमसे आते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, देख लेते हैं। जो रामचंद्र शुक्ल था, उन्होंने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधु जो हमारे पास श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी को क्या कहा था, परिश्रमी संकलन करता कहा है। किसने, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, और ये भी पूछा गया है, ये थोड़े हमारे पास डीपली प्रश्न पूछे गए हैं कि मिश्र बंधु विनोद ने के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। तो देखिए इसके बारे में हमें सब पता होना चाहिए कि इसमें जो है अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। ये बिल्कुल सही प्रश्न है, सही कथन है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो मिश्र बंधुओं ने क्या था, अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने का काम किया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा कथन। इसके प्रथम 3 भाग 1970 विक्रमी संवत, चतुर्थ भाग जो है 1991 विक्रमी संवत में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए जी, अगर हम बात करते हैं, हमने अभी अभी क्या जाना था, हमने अभी अभी जाना था कि जो हमारे पास मिश्र बंधु विनोद थे, उनका जो प्रथम 3 भाग थे वो पहले तो 1913 ईस्वी की बात की गई थी वहाँ पे। ठीक है, वहाँ की गई थी ईस्वी की बात, यहाँ पे कर रहा है विक्रमी संवत की बात। तो देखिए, तो ये 1913 की बात हो रही है, और जो इनका चतुर्थ भाग था वो हुआ था 1934 में। अब अगर हम बात करेंगे संवत की, ठीक है, तो संवत में जो है हम क्या करते हैं, ईस्वी से संवत में लाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं 57। तो इसका जो है अगर संवत में हम देखेंगे तो 1970 संवत ही आता है इसका राइट आंसर, 1991 ही विक्रमी संवत में ये सही हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सेकंड भी हमारे पास सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन सी देख लेते हैं कि चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। तो जो हम इसकी बात करते हैं मिश्र बंधु विनोद का, बिल्कुल जो इसका जो चतुर्थ भाग था वो हमारे पास वर्तमान काल से ही संबंधित था। अब बच गया हमारे पास लास्ट ऑप्शन सी, डी। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण है। तो इसमें आपको बिल्कुल ये इजीली आप गैस कर सकते थे, क्योंकि हमने ये अभी भी जाना पीछे की जो मिश्र बंधु विनोद है, इन्होंने लगभग 5000 कवि, अगर हम पूरा प्रॉपर बात करें तो लगभग 4591
इतने कवियों का इन्होंने विवरण किया है। तो इसका जो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सही नहीं है, तो सही जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हम यही था, ये हमने जान लिया था। नेक्स्ट चलते हैं हम। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो यहाँ कहा गया है कि हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हम लोगों से पूछा गया था डीएसएसबी। ठीक है, 2018 का ये प्रश्न है और ये डीएसएसबी में पीजीटी में पूछा गया ये वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास गिल क्राइस्ट। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राम कुमार वर्मा है, ये भी हमने अभी जान लिया था। नेक्स्ट है थोड़ा सा, चलो हम इसके डीपली प्रश्न पूछ लेते हैं। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1905 में तथा निधन 1990 में हुआ था। चित्ररेखा काव्य जो संग्रह है, चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें क्या मिला है? देव पुरस्कार मिला गया है। इन्हें हिंदी एकांकिका जनक भी कहा जाता है। सन 1963 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। एकलव्य, रेशमीटाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है जी। चलिए, ये हमने थोड़ा बहुत राम कुमार वर्मा के बारे में जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं इस्लाम को मैं एक मिनट, हाँ जी, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये जो कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन है हमारे पास? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, ये इन्होंने हिंदी के भक्ति आंदोलन के संबंध में ये कथन कहा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कथन है। ठीक है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए, थोड़े बहुत और कथन जान लेते हैं हम। और देखिए, जो हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये जो कथन है, ये उनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, 1940 में प्रकाशित हुई थी। इसमें ये इन्होंने कहा था। और हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संबंध में ये कहा था। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल और निराश मनोवृत्ति की देन कहा है। ये शुक्ल जी का कथन हो जाता है। और राम कुमार वर्मा के अनुसार क्या है? मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं था। चलिए, ये कथन हो गए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम किसने सुझाया था? देखिए, यहाँ पर कर रहे हैं सुझाव की बात। अगर आप लोग देखोगे, वैसे तो जो हमारे पास रीतिकाल है, रीतिकाल का नाम जो था, नाम क्या, हाँ, देखिए, अगर हम बात करें, जो रीतिकाल का नाम है श्रृंगार काल, वो दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। परंतु यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है सुझाव की। ठीक है, वैसे हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम जो सुझाया था वो हमारे किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने भी सुझाया हुआ था। ठीक है, परंतु अगर हम बात करेंगे कि रीतिकाल नाम किसने दिया, नाम किसने दिया, वो दिया है हमारे पास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाते हैं हमारे पास कि देखिए, रीतिकाल को अन्य विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए। अगर हम बात करें, उन्होंने कहा था, जो हमारे रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर रीतिकाल को जो है श्रृंगार का नाम दे सकते हैं तो वो दे सकता है। तो इस तरीके से था। परंतु चलिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ भी है। अगर हम सुझाव की बात लेते हैं तो सुझाया किसने था सबसे पहले? अगर यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास ये दिया होता कि सबसे पहले किसने सुझाया था, तो हमारे पास शुक्ल आना था। परंतु जो ये श्रृंगार का नाम किसने दिया है, वो दिया है रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि ग्रियर्सन ने जो है रीति काव्य नाम दिया है, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल दिया है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। किसको? रीतिकाल को। ठीक है, हाँ, अगर हम कह सकते हैं कि जो हमारे रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने भी ये कहा था कि जो इनका जो प्रॉपर कथन था ना शुक्ल जी का, उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में ये कहा था। ठीक है, अपने जो इतिहास ग्रंथ है उनका, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें ये कहा था कि रीतिकाल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। ठीक है जी। तो जो हमारे पास जो रामचंद्र शुक्ल है, इनका प्रॉपर ये कथन है उनके इतिहास ग्रंथ में दिया हुआ कि रीतिकाल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो वो कह सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल जो नाम है वो शुक्ल ने सुझाव दिया था ना, शुक्ल जी ने सुझाव दिया था। परंतु कहा किसने था? ये कहा बाद में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। परंतु सुझाव की बात हो रही है, तो सुझाव जो है किसने दिया था? सुझाव वो शुक्ल ने दिया था। ठीक है जी। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है ये। आज देखिए, आज का अंतिम प्रश्न है,
गारजा तातासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लालित्रेतु रेंदु हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर दूसरे संस्करण की बात है, वो हुआ था 1871 में। देखिए, हम बात करते हैं इस्तवार द लालित्रेतु रेंदु हिंदुस्तानी की, जो कि हमारे पास हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात है। इसमें कितने हैं? टोटल 738 कवियों का वर्णन किया गया था, हिंदी के केवल 32 थे, बाकी सारे के सारे किसके थे? उर्दू के कवि।